हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे, आपके घर पर सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आप पूरा मजा उठा रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोग के साथ डील करूंगा जनरल स्टडी। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट इंट्रो क्लास के अंदर बताया था कि मैं जनरल स्टडीज के अंदर काफी सारे जो सब्जेक्ट है वो देखने वाला हूं। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में बच्चों, आज ये फर्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस एरिया से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। जितना मेरे से हो सकेगा, जितना डिटेल में हो सकेगा, मैं आप लोग को कवर करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आएगी। एक काफी फेमस डायलॉग है, काफी पुराना डायलॉग है, वो मैं बताना चाहूंगा एक बार। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्तों, दर्द गम और डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। खैर, एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन थी आप लोगों के लिए कि आप अपने आप में एक सिकंदर हो। तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज के ऊपर, सामान्य अध्ययन के ऊपर। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा जनरल स्टडीज का, जीएस का, कि किस एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास होगी आप उसको कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की क्लास ये डिसाइड करेगी कि अगले 4, 5, 6 महीने तक आपको जीएस के अंदर क्या पढ़ना है और किस किस एरिया से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं बात करता हूं आज जनरल स्टडीज के ऊपर। तो बच्चों, जैसी जनरल स्टडीज का नाम आता है, सामान्य अध्ययन का नाम आता है, तो आप सोचते होंगे कि हमें तो 10,000 से ज्यादा नदियां पढ़नी है, 20,000 से ज्यादा पहाड़ पढ़ने हैं, इतनी सारी डेट है, वो सारी कैसे चीजें याद होगी। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि हर चीज का एक तरीका होता है। खैर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे को सारी चीजें याद है और मैं सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं इतनी गारंटी जरूर दिलाता हूं कि जो चीजें आपके पास आएगी और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसके अंदर 100% श्योरिटी के साथ चीजें कवर कर पाओगे। खैर, हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को सीजीएल के बारे में, सीपीओएसआई के बारे में, जो टॉपर रहे हैं और जो लोअर रैंक के स्टूडेंट रहे उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो पहले तो मैं आप लोग को थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें एसएससी की, तो बच्चों आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल के अंदर पहले आपके 50 क्वेश्चन आते थे। 2015 तक 50 क्वेश्चन हुआ करते थे जीएस के, और 2015 के बाद सिलेबस चेंज हुआ और 2016 से जीएस नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 25 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन इस बार हुआ आपका 2 मार्क्स। तो मींस 50 मार्क्स की जीएस आपकी है। पहले भी 50 मार्क्स की जीएस थी, पहले 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 50 मार्क्स की जीएस। फर्क कितना हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी 0.25 और अब जो नेगेटिव मार्किंग है 0.50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते थे पहले के टाइम पे, मतलब 2015 से पहले, तो एक जो प्लस होना चाहिए था एक तो वो चला गया आपका, और 0.25 नेगेटिव में चले गए, मतलब 1.25 आपके रिड्यूस हो गए। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम पे ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करके आते हो तो सीधे सीधे 2 नंबर जो आपके मिलने चाहिए थे वो चले गए और 0.50 नेगेटिव में चला गया, मतलब 2.50 आपके रिड्यूस हो गए। तो आपको एक चीज देखनी है कि 2015 में 1.25 मार्क्स डिडक्ट होते थे, आज के टाइम पे 2.50 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डबल हो गया ये लगभग। और मैं दूसरा बता देता हूं, 2015 से पहले अगर नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट देखोगे तो मुश्किल से आपको 8 to 10 लाख दिखाई देंगे, और आज के टाइम पे भाई घर घर बेरोजगारी आ रखी है और बेरोजगारी की वजह से लोगों की शादियां तक नहीं हो रही है। मैं सच बता रहा हूं, मैं भी एक कुंवारा ही हूं, मेरे साथ भी यही कंडीशन हो रही है। ठीक है भाई साहब, लोग घर तक आते हैं लेकिन भाग जाते हैं। क्यों भाई? भाई लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है बिल्कुल। अब भाई कंडीशन ऐसी है, तो जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो तब तक छोकरी भी नहीं मिलेगी। साफ तौर पे कह रहा हूं भाई, नौकरी इक्वल टू छोकरी। ठीक है, खैर ये तो हंसी मजाक की चीजें थी, वो चलती रहेगी। आगे के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर क्या आपको देखना क्या है कि 2.50 मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहे हैं। तो आपको इन्हीं सबको बचाना है, एक इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर जीएस के अंदर बन सके। अब आगे हम लोग बात करते हैं जीएस के ऊपर। खैर, ये बेसिक सी चीजें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की। आपको बता देता हूं, 2015 से पहले 8 to 10 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते थे और आज के टाइम पे 25 to 30 लाख हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो, पहले 8 लाख और अब कितने आ रहे हैं, 25 लाख।
3 से 4 साल के अंदर लगभग आपको दिखाई देगा 3 से 4 गुना कैंडिडेट बढ़ गए हैं। बेरोजगारी का लेवल आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, खैर ये चीजें हमने बेसिक डिस्कस की है, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आगे की चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है कि जीएस में कहां पर प्रॉब्लम होती है, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कहां से क्वेश्चन जनरली आपके छूटते हैं। तो देखो, जब भी जीएस की बात आती है तो जीएस के अंदर जनरली क्या होता है कि आप घबरा जाते हो कि यार इतनी सारी चीजें हैं, कौन रटेगा, इतनी सारी चीजों को कैसे कवर किया जाएगा। तो मैं आप लोग को सिंपल वे में बता देता हूं, मैं आपको स्टोरी के साथ बताऊंगा, बीच बीच में कहानी आएगी बहुत सारी, उनके साथ हम लोग डील करते हुए मजाक के अंदर कंप्लीटली जीएस पढ़ेंगे। जीएस को सच बता रहा हूं, मजाक बना दूंगा, और जीएस को मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूं, ये हकीकत बात है। ठीक है, खैर ये तो हंसी मजाक तो चलता रहेगा। अब मैं बात करता हूं जीएस के ऊपर। तो देखो, जनरल स्टडीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पोर्शन आपका होता है इंडियन पॉलिटी, हिंदी में इसको राज व्यवस्था बोलते हैं, राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। दूसरा जो सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो जीएस के अंदर दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास। अगर मैं बात करूं थर्ड सब्जेक्ट की तो थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है ज्योग्राफी, भूगोल। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र या इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के टाइम पे सब लोग का यही बिगड़ा हुआ है भाई, मेरी भी खस्ता हालत है इस इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। तो अर्थशास्त्र। अगला जो वर्ड आता है, अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। और जनरल साइंस के अंदर बता देता हूं आपके जनरली 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, देन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और लास्ट आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। भाई वाह, जैसे ही बायो का नाम आया आपके दिमाग में गया होगा सर तो वही चीजें पढ़ाएंगे जो पढ़ते थे स्कूल टाइम पे या टीचर नहीं पढ़ाता था। खैर ऐसा कुछ नहीं, वो चीजें भी पढ़ा देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। मैं समझ सकता हूं कि इस टाइम पे आप लोग जो है इस चीज से खासा गुजर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रेमिका आपसे दूर है और आप मिलने की कोशिश कर रहे हो, और 4 महीने हो गए काम चल नहीं रहा है। खैर वो तो हंसी मजाक की चीजें वो चलती रहेगी। तो ये सारी चीजें आपकी डील करेगी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर, जीएस के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर। तो खैर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉलिटी या राज व्यवस्था। तो देखो बच्चों, होता क्या है, आप, मैं साफ तौर पे बोलता हूं, जनरली आप कहीं पर भी क्लास लेते हो तो टीचर क्या करता है, आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ा देता है कि आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। यहां पर क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, आपको पता चलेगा कि इंडिया और भारत, ये 2 वर्ड जो आज के टाइम पे इशू बना हुआ है न्यूज के अंदर है, इंडिया वर्ड और भारत वर्ड, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 वर्ड क्यों लिखे गए और दोनों चीजें क्यों आई यहां पर संविधान में। जब आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे मेरे से, मैं जल्दी उसके ऊपर एक डेमो क्लास लेके आऊंगा, आप खुद डिफरेंस देखना। तो इंडिया दैट इज भारत उसमें लिखा हुआ है, वहां पर राजा भरत की स्टोरी आपको दिखाई देगी, और तो दुष्यंत और शकुंतला उनकी प्रेम कहानी भी आप लोग को मैं बताऊंगा। खैर वो सारी चीजें डिटेल के अंदर आने वाली है। तो पॉलिटी, राज व्यवस्था। अगर मैं पॉलिटी या राज व्यवस्था की बात करूं तो बच्चों बता देता हूं, लगभग आपके 8 टॉपिक बनते हैं किसके ऊपर, राज व्यवस्था के अंदर। किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर। और 8 टॉपिक जब आप मेरे से पॉलिटी पढ़ लोगे, 10-15 जितनी भी क्लासेस होगी, मैं गारंटी देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर बना दूंगा आप लोग को। उसके बाद क्या होगा, आप वीडियो देखना, आप तैयारी करना और खुद जाके कहीं पढ़ाने लग जाना। तो जितनी भी डिटेल में चीजें होगी, चाहे वो इमरजेंसी की स्टोरी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, जितना भी हो, मैं कंप्लीट डिटेल के अंदर आप लोग को डील करूंगा, पढ़ाऊंगा। खैर उसके बाद बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री, इतिहास। भाई बाप रे बाप, इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतनी सारी तारीखें। कहोगे हाँ गर्लफ्रेंड के फोन नंबर याद कर ले वही बड़ी बात है, या इतनी सारी तारीखें कौन याद रखेगा। तो मैं बता देता हूं कि इतनी सारी तारीखें जरूर है इसके अंदर, लेकिन वो जो हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स है उनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस आसपास की घटनाओं के साथ है। बिल्कुल सही का, आसपास की घटना। कहोगे हमें तो आज के टाइम पे आसपास की कोई घटना नहीं दिखाई देती। तो मैं बात करूंगा कि आसपास की घटनाएं कैसे, जैसे साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन पर ही टिकी हुई थी नेहरू रिपोर्ट, और उसी पे जिन्ना का एग्रीमेंट लेटर टिका हुआ था, और उसी के ऊपर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टिका हुआ था।
खैर वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर करने वाले हैं। और इतिहास यहीं तक नहीं समेटूंगा, जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में, चाहे मैं हुमायूं की बात करूं, चाहे अकबर की बात करूं, चाहे पद्मावती की बात करूं, तो डिटेल के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे हिस्ट्री के साथ स्टोरी यहाँ पर बनी है। तो हिस्ट्री के अंदर जैसे जब शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे। ठीक है, छोटा सा मैं आप लोगों को डेमो बता देता हूं क्या है। जैसे इतिहास के अंदर आप देखते हो तो आपको पता होगा यूरोपियन कंपनी इंडिया के अंदर आई, पुर्तगाल सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस आए। तो भाई साहब आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूं, पुर्तगाल के गवर्नर थे जिनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ जी, पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब कहोगे नाम ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पता नहीं आम की एक प्रजाति है या फिर किसी गवर्नर का नाम है, वही याद हो जाए तो बड़ी बात है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कंपनी, पुर्तगाल कंपनी का वास्तविक संस्थापक। अब क्यों कहा जाता है, कई बच्चे पूछते सर क्यों कहा जाता है, तो भाई साहब ने एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट दिया, आप सुनना गौर से। क्या कॉन्सेप्ट दिया? उसने कहा कि यार हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम पुर्तगाल के और इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, भारत के साथ व्यापार करते हैं, तो भारत के लोग को हमें टैक्स देना पड़ता है यहाँ के राजाओं को, तो कुछ ऐसा करें कि हमें टैक्स ना देना पड़े भारत के राजाओं को। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एक रिश्ता ऐसा होता है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो दामाद। बिल्कुल सही कहा मैंने, दामाद का रिश्ता ऐसा होता है, भाई साहब घर आ जाए ना तो घर वाले सारे लग जाएंगे, खातिरदारी करो इसके। भाई साहब और जीजा जी अगर नाराज हो गए तो समझ लो कि पूरा गांव नाराज हो गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या कहा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, कि भाई साहब जो पुर्तगाल के जो पुरुष है, जो वहां के जो सिटीजन है, वो यहाँ की महिलाओं के साथ शादी करे। कहोगे सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक तो जो बच्चा पैदा होगा वो कंप्लीटली क्रिश्चियन होगा, ईसाईकरण की नीति पर बल दिया, और दूसरा क्या है भाई साहब दामाद बन गए, और दामाद से कौन टैक्स वसूलेगा? भाई साहब आपके जीजाजी या दामाद आपका आपके घर आए कोई व्यापार करने के लिए, तो आप बदले में पैसा दोगे, लोगे नहीं। और हमारे यहाँ के दामाद तो ऐसे होते जैसे मान लो 1000 रुपए दे दिए तो कहिए नहीं 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 लेना, नहीं लेना, और कहीं ना कहीं मन में रह गया यार दबाई लेता हूँ, 1000 तो मिल रहे हैं, ठीक है, कहना तो हंसी मजाक की चीज है। तो इस वजह से, इन सारी चीजों की वजह से ये चीजें देखी जाती है। खैर हम लोग डिटेल के अंदर, हंसी मजाक के अंदर बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस टाइम पे आप लोग जो है वीडियो देख देख के बोर हो जाते होंगे, मन नहीं लगता होगा। और मन कैसे लगे भाई, क्योंकि आपका बाबू तो कहीं और बैठा हुआ है, और मन इतनी आसानी से नहीं लगने वाला है। 4 महीने हो गए दूर हुए, कंडीशन बेकार है, रात को फोन करते हो 12-12 1-1 बजे तक कि मेरे बाबू की याद आ रही है, बेबी की याद आ रही है। अरे भाई वो भी तुम्हारी याद में तड़प रही है, ठीक है। खैर जल्दी मिलना होगा उससे भी। खैर मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता रहा, थोड़ा बता देता हूँ। ऑफलाइन में भाई ऐसा होता था कि दोनों चिपट के बैठे रहते थे, हाथों में हाथ डाले हुए, लड़का और लड़की। हम लोग कितना कुछ बोलते नहीं था, अगर बोल भी दे तो फिर बोलते थे कि नहीं भाई मास्टर तने तो फीस ले रखी है। मेरे 11वीं के अंदर ये चीजें कही जाती है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब भाई हम कुछ बोलते नहीं थे। एक बार तो मेरे को अचंबा हुआ, एक स्टूडेंट ने मेरे पास कॉल किया। अब भाई ऑफलाइन में इतने स्टूडेंट है, पहचान नहीं पाते। कॉल किया, उसने कहा कि सर मेरा सीडीएस में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा मुबारक हो। एसएसबी हुआ था ओटीए के अंदर, इंडियन आर्मी उसको मिली। उसने कहा कि मेरा सीडीएस में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा मुबारक हो, मुबारकबाद उसको दी। फिर उसने कहा कि सर पहचाना मेरे को? मैंने कहा भाई तू कौन सा सलमान है जो तेरे को पहचान लूंगा? कह रहे कि नहीं सर आप मेरे को जानते हो। भाई वो जिद पे आ गया बिल्कुल कि सर को तो अपनी पहचान बता के रहूंगा। और मैं भी बड़ा जिद्दी था, मैं बिल्कुल नहीं पहचान रहा था, क्योंकि भाई मेरे को तो सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता। मजाक था वो, ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने अपनी पहचान बताई, कहा कि सर को अपनी पहचान बता के रहूंगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई बताओ। उसने कहा कि सर मैं यहाँ बैठता था, वहां बैठता। मैंने कहा भाई नहीं पहचाना। फिर उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, सर याद करो मैं कोने में बैठता था लड़की के साथ, हाथ में हाथ डाले। मैं भाई अब पहचान लिया बिल्कुल। तो भाई ऑफलाइन में तो ऐसा ही होता था, अकेले आते थे और जोड़े बन के जाते थे। मैं कहा भाई लो आशीर्वाद, ठीक है। खैर वो चीजें है। खैर आगे बात करने वाले हम लोग। अब कहोगे कि मास्टर बकलोती काटता रहेगा, पढ़ाएगा भी, तो कहीं ना कहीं चिंता मत करो, चीजें होगी आपकी। तो देखना मैं सारे सब्जेक्ट यूं मुट्ठियों के अंदर करवा दूंगा। अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, ज्योग्राफी की, भूगोल की। भाई बाप रे बाप, इतनी नदियां, पहाड़, पर्वत, कितना याद करोगे, पागल हो जाओगे। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका बता देता हूं आप लोग को। भाई साहब ज्योग्राफी के अंदर मान के चलो कि मैं आपको 30 पेजेस दे देता हूं, 30 पेजेस, तो दिन का एक पेज तो याद कर सकते हो? वो भी नहीं होता।
तो 2 दिन में एक पेज तो याद कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं ज्योग्राफी के आपके 3 पोर्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, सेकंड पोर्शन आपका जो है वो इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल, और तीसरा पोर्शन आपको दिखाई देगा रीजनल ज्योग्राफी क्षेत्रीय भूगोल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं बता देता हूं वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जैसे दर्रे हुए आपके, और दर्रों को एक बार सीरीज के अंदर याद कर लें, जैसे काराकोरम दर्रा हुआ, केप सांगला दर्रा हुआ, छागला दर्रा हुआ, बुर्जिला हुआ, जोजिला हुआ, बड़लासला, सिपकिला, ठागला, मनाला, ये सब चिंता मत करो आपको भी याद होगा और इसी तरीके से याद होगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं सर इन्होंने तो डिजिटल बोर्ड ले रखा है तो ये तो पीपीटी दिखा देंगे उसी में बता देंगे ऐसी ऐसी चीजें। तो बच्चों कभी डाउट हो ना किसी भी चीज को लेकर, जो क्वेश्चन पूछोगे जहां से पूछोगे उसका तुरंत आंसर मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मैं बुक में से देखकर बोलूंगा अच्छा ये चीज यहाँ पर है। आर्टिकल वगैरह पूछो, ज्योग्राफी में कोई जगह पूछो, खुले चैलेंज के साथ कहता हूं कोई आ जाए सामने, कुछ नहीं है, ठीक है। खैर ज्यादा बड़ाई कर दी मैंने आप लोग की, वरना आप कहोगे कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रहा है। तो ज्योग्राफी के अंदर ये है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा। एग्जांपल क्या है, जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, येलो स्टोन पार्क सिचुएटेड इन विच कंट्री, कि येलो स्टोन पार्क कहां पर है। अब आप कहोगे हमने तो वो वाले पार्क सुने थे, बुद्धा पार्क या दूसरे वाले पार्क। तो येलो स्टोन पार्क क्वेश्चन पूछा गया। अब भाई इंडिया के पार्क याद हो जाए वही बड़ी बात है, वर्ल्ड के कहां याद करोगे। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, अगर मैं इंडिया में ही बात करूं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुल मिलाकर 750 से ज्यादा हो जाती है। ये येलो स्टोन पार्क क्यों पूछ लिया, ज्योग्राफी के अंदर पूछा गया और ऑप्शन में दे दिया मैक्सिको में है, यूएसए के अंदर है, न्यूजीलैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसका रीजन मैं आप लोग को बता देता हूं क्यों है, क्यों क्वेश्चन पूछा गया ऐसा। देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वही पूछता है जो या तो न्यूज में रहे हो या जिनकी कोई हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस हो या ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस हो। तो बता देता हूं येलो स्टोन पार्क जो यूएसए में है उसके नजदीक में न्यू फेथफुल या ओल्ड फेथफुल गीजर है। अब आप कहोगे गीजर क्या होता है, जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, वोल्केनो प्रोसेस होती है, तो उसमें से क्या होता है गर्म जल जो हॉट वाटर है वो एक बार बाहर निकलता है और लगभग 1.5-2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है और रुक जाता है। और बता देता हूं ऐसा पिछले 800,000 साल से ऐसा हो रहा है। तो बताओ इसकी ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया कहां से, ज्योग्राफी में येलो स्टोन पार्क से। तो वो बेसिकली इसी टाइप की चीजें मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। भाई ये जो अर्थशास्त्र है वो दो ही चीजों पर डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, मांग व आपूर्ति, मांग व आपूर्ति। इसको नेगेटिव में मत ले जाना कि आप लोग हंसो कि अच्छा मांग व आपूर्ति, ये मांग वो वाली नहीं है, यहां पर इकोनॉमिक्स के डिमांड की बात होगी। तो एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको इकोनॉमी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो दो ही वर्ड में छुपा हुआ है, दैट इज डिमांड और सेकंड वन इज सप्लाई। तो इसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स, देखो मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग से एक डेमो वीडियो दूंगा आपको, आप जो सब्जेक्ट कहोगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहां पर क्या है कि अभी तो डिटेल में उतना बात नहीं हो सकती, अभी तो सिलेबस के बारे में बेसिक बातें हो सकती है। तो आगे जैसे जैसे क्लासेस आएगी डे बाय डे जो है एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करता रहूंगा। दूसरा क्या है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये 3 टॉपिक जनरली आने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर इनमें से सब्जेक्ट आप लोगों को कराऊं, और आप खुद डिफरेंस देखना कि जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा बाकी जगह का। अब आप कहोगे कि अकेला टीचर इतना कैसे पढ़ा लेगा, तो भाई मैं गारंटी देता हूं एक बार पढ़ के देख लेना, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि हाँ भाई कितने लेवल की चीजें हो रही है। खैर ये तो मैंने बेसिक बात की, अब मैं थोड़ा सा हटके बात कर लेता हूं सबसे। तो ये आपके सब्जेक्ट जनरली रहने वाले हैं। अब देखो गौर से सुनना बच्चों, अब क्या था, आप किसी भी टॉप रैंकर से मिलोगे जिसकी सीजीएल के अंदर, सीपीयूएसआई के अंदर टॉप रैंक आई है, और आप उससे पूछोगे कि भाई साहब तुम्हारा जीएस के अंदर कितना स्कोर रहा था, और जो लो रैंक है जिसका सिलेक्शन हो गया आप उनसे पूछोगे जीएस के अंदर कितना स्कोर है, तो बच्चों आपको दिखाई देगा कि एक कैंडिडेट तो वो है जिसके 50 क्वेश्चन में से या 50 मार्क्स में से 32 या 40 मार्क्स तक आ रहे हैं, और एक कैंडिडेट आपको आप दिखाई देगा जिसका 50 में से 10 नंबर का स्कोर, 12 नंबर का स्कोर बन रहा है। तो आप डिफरेंस देखो यहां पर कितना नजर आ रहा है, कम से कम 30 नंबर का, 20 नंबर का, 22 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता होगा कि यही 22 नंबर का डिफरेंस एक को ले आता है 4th रैंक या 5th रैंक पर, और दूसरे को ले आता है कितनी, 3000, 5000, 6000 रैंक पर।
लास्ट टाइम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 2 से 3 कैंडिडेट मेरे पास आए और मैं उनका रिकॉर्ड बता देता हूं। एक का सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, 2 कैंडिडेट थे, दोनों स्टूडेंट एक साथ ही पढ़ते थे। दूसरे का सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट ग्रेड पर, टैक्स असिस्टेंट। अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था ये भी आया मेरे पास और असिस्टेंट, ये दोनों खास दोस्त थे, दोनों आए मिठाई खिलाने के लिए। तो क्या हुआ कि मैंने पूछा कि भाई आप लोग का स्कोर क्या है, तो इन्होंने बताया कि सर मैथ में हमारा स्कोर 50 में से प्री के अंदर 48 के आसपास था और असिस्टेंट का शायद 47 के आसपास था, 46 या 47 था। मैंने उनसे फिर उनका रीजनिंग का स्कोर पूछा तो 50 में से दोनों के लगभग 49 मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से इंग्लिश का स्कोर पूछा तो एक के शायद 32 या 34 थे और एक के शायद 36 या 37 थे। अब आपको सुनकर अचंभा होगा, अब आप खुद देखो 48 49 के आसपास स्कोर है, 47 के आसपास स्कोर है, 49 मतलब मुश्किल से 1 या 2 नंबर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है किसके अंदर, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर और कहीं ना कहीं रीजनिंग के अंदर। जब मैंने उनसे जीएस का स्कोर पूछा तो उन्होंने बताया कि 50 में से एक के थे 12 नंबर और दूसरे के 50 में से थे कितने, 34 नंबर। अब आप सोच सकते हो 22 नंबर का डिफरेंस है और यही 22 नंबर का डिफरेंस इसको क्या बना गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और इसकी कौन सी रैंक आई, असिस्टेंट रैंक। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी वजह से मान लो इनकी ज्वाइनिंग आई और ये एक ही डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ और एक ही जगह पर इनकी जॉब है, तो होगा क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चेयर पर बैठा होगा, असिस्टेंट अगर उसके रूम में आएगा तो ऐसे सर झुकाकर रहेगा, जी जी हुजूर, जी हुजूर, और ऐसे सर झुका के रहेगा जैसे आप लड़कियों के सामने रहते, जी मैडम, जी मैडम, हाँ जी आप जो कहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। खैर ये सारी चीजें थी। तो ये मैं बता देता हूं कि जीएस जो है वो जनरली अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो टॉप रैंक के अंदर आपका जीएस के अंदर अच्छा स्कोर होना चाहिए। और अगर आप स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, राज्य पुलिस की, तो बता देता हूं स्टेट पुलिस के अंदर जीएस का ज्यादा वेटेज होता है। इवन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी जीएस ज्यादा आती है। अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीएपीएफ के अंदर भी जीएस का ज्यादा वेटेज है। तो जब स्टेट के एग्जाम की बात होती है तो स्टेट के एग्जाम के अंदर जीएस ज्यादा पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि जीएस को छोड़ना नहीं है, जीएस की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप खुद सोचो कि आपका जीएस के अंदर अच्छा स्कोर था और उसी अच्छे स्कोर की वजह से आपको मिल गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रैंक, मतलब कंधे पर 3 स्टार लग गए। और दूसरा आपका जो साथी है, जो फ्रेंड है आपका, उसने भी तैयारी की, पूरी मेहनत की, जीएस में कम स्कोर आया, लेकिन कहां पर आया, ऑडिटर की पोस्ट पर, असिस्टेंट रैंक की पोस्ट पर। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो खैर ये जो स्टेट पुलिस, सीडीएस, सीएपीएफ इनके एग्जाम होते हैं, इसके अंदर आपको जीएस का अच्छा खासा वेटेज दिखाई देगा। तो जो भी स्टूडेंट जैसे स्टेट की तैयारी करता है, आप यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, तो उसके अंदर आपकी जीएस ज्यादा आती है। मैं एक एक डिटेल के अंदर बात करूंगा, जब आगे की वीडियोस आएगी टॉपिक के ऊपर तो आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा कि कितना डिटेल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि जीएस को मैंने कैसे डिवाइड किया है। एक तो जीएस में होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, रटने वाले क्वेश्चन, कि भाई चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मील आंदोलन, या फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, ये तो हुए रटने वाले क्वेश्चन। तो ये तो कोई भी कैंडिडेट क्या करेगा, लूसेंट पढ़ के उसको रट के आंसर टिक कर देगा। एक होते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री के अंदर पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन या कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कौन कारण नहीं है। तो उसके पीछे आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका कारण पता होना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो वो हो गए आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहां पर क्या होगा, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के ऊपर बात होगी। आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना है, फैक्ट भी याद रखने हैं और कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं कहीं ना कहीं। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तब बच्चों उम्मीद रखना कि 50 में से इजीली आपका स्कोर 40 या 40 प्लस हो जाएगा। और मैं एक चीज की गारंटी जरूर दिलाता हूं, आप हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो भी क्लास के अंदर चीजें होगी, मैंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ी है सारी चीजें, जो भी क्लास के अंदर चीजें होगी आप उनको नोट आउट करते हुए चलोगे, आप उसको एज इट इज जो है याद करते हुए चलोगे। और दिन का अगर 1 या 2 पेज भी कर लिया आपने तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर आप खुद देखना कि जीएस का लेवल कहां पर होगा। स्टोरी के साथ, शायरी के साथ सारी बातें होगी, हंसी मजाक पूरा चलेगा कंप्लीटली किसके अंदर,
जीएस के अंदर। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। खैर, जैसे एक छोटा सा मजाक और कर लेता हूं बीच के अंदर, कई बच्चे बोर हो रहे होंगे। तो क्या है कि अभी जैसे चाइना के साथ इशू बना हुआ है, जैसे पाकिस्तान के साथ इशू बना हुआ है। खैर, पाकिस्तान तो अपना बच्चा है, उसके साथ क्या इशू बनेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके रीजन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये अक्साई चीन का रीजन है। तो यहां पर जनरली चीजें क्या है, यहां पर अगर आप देखते हो तो भाई ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो भाई बड़ा ही इशू रहता है और कई सालों से इशू है और सरकार से सोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर ना तो इस तरफ से कुछ चीजें हो रही है और ना इस तरफ से। हम लोग चाहते हैं बात करना लेकिन वो नहीं चाहते बात करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इशू बना हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि सरकार ने मेरे को बुलाया, सरकार मतलब भारत सरकार, मेरी सरकार नहीं, ठीक है। सरकार ने मेरे को बुलाया और कहा कि बताओ कि सर इस इशू को कैसे सोल्व करें। खैर मजाक कर रहा हूं, इसको पर्सनली मत ले जाना। कहा कि बताओ कैसे इशू सोल्व करें। तो मैंने उनको एक रीजन बताया। मैंने कहा कि देखो आपने बहुत सारी बातें कर ली लोगों के साथ, लंबी वार्ताएं चली और कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है इनके साथ और इनके साथ भी। कहा कि हाँ ये तो बात है और ना वो लोग तैयार है ना ये लोग तैयार है, और ये रीजन आपको चाहिए। कहा कि बिल्कुल चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात है। तो मैंने कहा इसका सबसे आसान रीजन है, यहां पर हरियाणा की औरतों को छोड़ दो। कहोगे उससे क्या होगा कि भाई साहब हरियाणा की औरतें अगर उनको एक खाली जगह दे दी गई ना, या कोई भी जगह है, तो वहां पर बिटोड़ा समझते हो ना आप लोग, गोबर का जो होता है, वो बना बना के पूरे क्षेत्र को, पूरे रीजन को जो है कहीं ना कहीं एक्वायर्ड कर लेगी। और गारंटी देता हूं अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई में भाई साहब ऐसी ऐसी गालियां सुना देगी जो आज तक आपने खुद नहीं सुनी होगी, और पूरा का पूरा रीजन कहीं ना कहीं किसको मिल जाएगा, इंडिया को। बड़ा ही आसान तरीका है, क्योंकि मास्टर जितना आसान बता रहा है उतना है नहीं, एक बार करवा के देख लेते। खैर ये तो हंसी मजाक की चीजें थी, तो ये कुछ बीच में आप बोर हो गए होंगे इसलिए मैं ये चीजें लेके आया। तो हम दोबारा फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया कि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होगी, और फैक्ट भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कंबाइंड स्टोरी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो कोई भी, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनरली क्या करते हो, आर्टिकल 125 पढ़ते हो, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 125 सैलरी के बाद। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप आर्टिकल बाय आर्टिकल रटते जाते हो। मैं यहां पर जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने को तैयार था, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनी और एम वारदाचियार को उनका चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्होंने अपने क्या क्या विचार रखे, वो सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। मैं कहने का मतलब है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो उस टॉपिक का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ऐसे नहीं, बैकग्राउंड कंप्लीट स्टोरी के साथ। ध्यान रखना जब इमरजेंसी की बात होगी तो इंदिरा गांधी के ऊपर भी बात करूंगा। हाँ जैसा आप सोच रहे हो वही वाली बात करूंगा। अब आप फिर तो नेहरू के ऊपर भी बताओ कि हमने सुना है कि नेहरू एड्स से मरे थे। खैर ऐसी बातें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बात होगी बैकग्राउंड को लेकर, कि जैसे इमरजेंसी मैंने पढ़ाई, तो इमरजेंसी में मैं गारंटी लेता हूं 1-1 घंटे की स्टोरी बताऊंगा। कब से, 12 जून से 12 ऑफ जून 1975 राजनारायण केस हुआ था, और राजनारायण केस जब हुआ तो राजनारायण केस से लेके 25 ऑफ जून 1975 को रात के 12 बजे जब इमरजेंसी लगाई, इन 13 दिन के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, 1-1 घंटे की स्टोरी, 1-1 जो है मिनट की स्टोरी आप लोग को कंप्लीटली स्टोरी के साथ बताऊंगा, और बड़ा ही मजा आने वाला आपको। ऐसा नहीं कि यहां पर इमरजेंसी में आर्टिकल 352 पढ़ा दिया, प्रोसेस बता दी, 356 पढ़ा दिया और उसके बाद प्रोसेस बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टोरी के साथ बकायदा चीजें होगी, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ो चाहे वो पॉलिटी पढ़ो, और चीजों को आसपास की चीजों के साथ देखेंगे, हंसी मजाक करते हुए। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा था। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो इस तरीके से पढ़ोगे। अब मैं बता देता हूं कि जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं 1-1 वीडियो, 2-2 वीडियो जो है उसके ऊपर डालता रहूंगा, YouTube के ऊपर आपको मिल जाएगी, और आप डिफरेंस देखना कि हाँ कहां तक चीजें हो रही है और कहां तक चीजें यहां पर कराई जा रही है। खैर बाकी जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, सभी लोग जैसे कहते हैं एग्जाम ऐलान, हाँ जी आपका अपना चैनल, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एग्जाम ऐलान, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, एग्जाम ऐलान जो हमारा चैनल है इसमें आपको इंग्लिश के मिलेंगे, आपको रवि सर, रवि डागर सर,
भाई साहब गारंटी देता हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश की, क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो समझ लो कि हर फील्ड में आप बेकार हो, लड़की नहीं फंसेगी आपसे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज आती, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन। उसके बाद अगर लड़की कुछ इंग्लिश में बोलती, मैं भी ठीक हूं तुम बताओ, ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। और अगर इंग्लिश सीखनी अच्छी वाली तो भाई साहब रवि डागर सर से बेहतरीन कोई टीचर नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड में लो, चाहे एसएससी लो, चाहे बैंकिंग लो, मैं गारंटी देता हूं। और तो और मैं एक चीज और बता देता हूं, रवि डागर सर से जब आप पढ़ोगे ना तो बता देता हूं, सर को पूरी डिक्शनरी याद है, आप कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लो, कहीं पर नहीं फंसने वाले हैं सर। तो इंग्लिश के अंदर आप रवि डागर सर की क्लासेस लेना, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूं रीजनिंग के प्रशांत सर। भाई साहब बता देता हूं, प्रशांत सर मेरे को रात को 12-12, 2-2 बजे तक कॉल करते हैं, आप 377 पे मत ले जाना, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं, रीजनिंग में जितनी मेहनत प्रशांत सर कर रहे हैं, पीपीटी बनाते हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते हैं, क्लोक का कॉन्सेप्ट, और मैं गारंटी लेता हूं कैट मैट सब कुछ छोड़ो, वर्ल्ड के अंदर भी कोई एग्जाम दे, खैर मेरे को तो इतनी रीजनिंग आती नहीं है, वर्ल्ड का भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो प्रशांत सर से बेहतरीन रीजनिंग आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा बता देता हूं, सर ने पता नहीं, मैं एक बार सर के घर गया था, तो सर के घर में मैं, आप बिलीव नहीं करो, कम से कम 100 से 150 किताबें रखी हुई थी। मैं बाप रे बाप कितना पढ़ता है आदमी, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको दिखाई देगा कि प्रशांत सर से बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा, तीसरी हम लोग बात करते हैं, वरना सर नाराज हो जाएंगे, कुलदीप सर मैथ के लिए। भाई साहब आपने एक क्लास देख ली होगी कुलदीप सर की, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था ऐप के अंदर, यूट्यूब पे या हमारे डिजिटल बोर्ड में, तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैथ के अंदर मैं आप लोग को बता देता हूं कि जहां पर भी आप क्लास लेते हो या जहां पर भी आप मैथ पढ़ते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट से, तो कैलकुलेशन को तो ऐसे हवा में उड़ा देते हैं सर, कैलकुलेशन को तो सही बता रहा हूं जेब में लेके घूमते, कैलकुलेशन ही क्या मैथ, मतलब मैथ तो उनके लिए ये है कि हाँ भाई अगर कोई क्वेश्चन आप चलते चलते पूछ लो, सीधा नींद में जवाब देंगे इसका ये आंसर है। तो मैं बता देता हूं कि आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं एक एग्जाम दे के आ रहा था, हाँ मैं भी एग्जाम देता हूँ भाई, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, तो मैं एक बार एग्जाम दे के आ रहा था, तो मैंने सर से कहा कि सर ये 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर देना। सर नींद में थे और बोले सर इसका बी आंसर, इसका सी ऑप्शन। मैंने कहा भाई साहब क्या है ये, मैं तो देख के हैरान रह गया भाई। मैथ के अंदर कुलदीप सर, रीजनिंग के अंदर प्रशांत सर, इंग्लिश के अंदर रवि डागर सर, और जीएस के अंदर आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले कोई आया था आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो डिटेल के अंदर इसने बात की थी। खैर मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं करूंगा अपना, विवेक सर। बाकी एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हम चारों टीचर जो है वो अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर है, कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई केएल राहुल है, कोई शिखर धवन है, कोई हर फील्ड के अंदर सब अलग अलग है। खैर मैंने अपना नाम नहीं लिया क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग के साथ जुड़ो, शेयर करो, जितना हो सके सबको वीडियो दिखाओ, अपने दोस्तों को, दोस्त के दोस्तों को, और साथ में बैठकर देखो। आप समझ गए ना मैं किसके साथ की बात कह रहा हूं, कहोगे मास्टर बिगाड़ के रहेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकता है, आप देखो, क्लासेस देखो, अब डिफरेंस नजर आपको आएगा। यहां पर वो नहीं होगा कि भाई जब पढ़ाया जा रहा तो पढ़ाने को लेकर दूसरे टीचर की बुराई की जा रही, ये ऐसा है ये वैसा है। भाई साहब तुम लोग बुराई करते रह जाओगे और हम लोग बाजी मार ले जाएंगे, आना कभी मैदान में फिर दिखाएंगे किसमें कितना है दम, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखना, आपको डिफरेंस नजर आएगा। और ज्यादा से ज्यादा भाइयों एक ही चीज मांग रहा हूं आप लोगों से, अगर आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, मतलब मेरे से भी, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मतलब पूरे इंडिया में फैला दो, ठीक है, धूम मचा दो चैनल की। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।